हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और यह प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम के लिए लाभकारी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और जो भी हमारे नए सदस्य हैं, एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। जब चैनल अच्छा लगे तब, वीडियो अच्छा लगे तब। और इसका पीडीएफ हम संबंधित टेलीग्राम चैनल मेरा है जीके जीएस डिस्कशन, उस पर डाल देते हैं। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तरफ मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी की बात किया जा रहा है ना? तो पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, या अब ब्रिक ग्रंथि है। तो इनमें से अगर आंसर देखा जाए क्या हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो अगर मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है। अगर मस्तिष्क की बात अगर पूछ रहा है तो मस्तिष्क में ये तीनों होता है, पीयूष भी होता है, हाइपोथैलेमस होता है और पीनियल ग्रंथि होता है। कभी क्वेश्चन में दे सकता है कि इनमें से कौन सा मस्तिष्क में नहीं होता है, तो मस्तिष्क में होता है वो याद रखना है, पीयूष होता है, हाइपोथैलेमस होता है और पीनियल ग्रंथि होता है। ये तीनों होता है, मतलब तीन ही जो है हार्मोन क्या होता है, मस्तिष्क में होता है। ऐसे हर सल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है? सल्फाइड अयस्क को साधारणतः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है? तो मतलब उसको समृद्ध कैसे करते हैं? फेन प्लावन विधि, द्रव चालित धुलाई, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको फेन प्लावन विधि के माध्यम से। क्या हो जाएगा? फेन प्लावन विधि के माध्यम से। 4 नंबर में करा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? जीवाणु के कारण नहीं होता है, जीवाणु के कारण नहीं होता है, ये बताया है ना। तो निमोनिया है ना, और हैजा है, टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरस रोग है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तब विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से, अर्थात वायरस से। बाकी सभी जो है अन्य बीमारियां जो है अलग अलग तरीके से होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कर मृदु स्टील में कार्बन की मात्रा 1.15% होता है। नहीं, ये गलत है। मृदु स्टील मतलब सॉफ्ट स्टील में कार्बन की मात्रा 1.15 होता है, तो ये गलत है। मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होता है, ये सही है ना। जो मध्यम प्रकार का जो स्टील होता है उसमें कितना होता है, तो 0.1% होता है। कठोर स्टील में अगर बात किया जाए कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 1.5% होता है। कठोर स्टील में कितना होता है, तो 1.5% होता है। कितना होता है? 1.5%। कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 1.5% होता है। और मध्यम स्टील में 0.1% होता है। तो 2 और 3 इसका जो है आंसर सही है, बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु पुल की, तो ये भी जो है इसका आंसर अगर देखा जाए तो 19.6% हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। तो करा उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। करा विसरण मतलब क्या होता है? जैसे एक लिक्विड पदार्थ दूसरे में जाना है ना। जैसे किसी गैस को अगर पानी में है ना डुबाते हैं तो क्या करता है, गैस जो है पानी में जाकर के घुलेगा। गैस क्या करेगा, विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह होता है। तथा उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। मतलब जो अधिक है वो कम वाला में जाएगा, जो अधिक है वो किधर जाएगा, तो कम वाले क्षेत्र में जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल करते हैं? कोक का, तो किसका कोक का इस्तेमाल किया जाता है बताइए। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस में किया जाता है? किया जाता है आपको
लोहा में। किसमें किया जाता है? Fe मतलब लोहा में। किसमें किया जाता है? तो लोहा में। कारण निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है? तो लोहा में। अगला, कारण मधुमक्खी मधुमक्खी के एक छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी का कार्य क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो मधुमक्खी की अगर बात किया जाए तो 3 तरह का होता है ना? क्या होता है? 3 तरह का होता है। तो उसी में से कह रहा है कि एक छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी का कार्य क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? तो रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, है ना? रानी मधुमक्खी को निषेचित करना मतलब रानी मधुमक्खी को निषेचित करने का कार्य नहीं है। बाकी छत्ते की सफाई एवं सुरक्षा करना किसका काम है? तो जो है सेवक वाला का है। और बढ़ते लार्वा को भोजन कराना, फूलों एवं परागन तथा मकरकंद एकत्रित करना, है ना? तो ये सभी जो है आंसर है। तो इसका जो गलत आंसर है सी नंबर है। अगला क्वेश्चन, SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे? है ना? तो 64 ग्राम पे। कितना होगा? 64 ग्राम। अगला, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। समंजन क्षमता मतलब जो आँख जो सिकुड़न और खुलता है, सिकुड़ता है ना? तो उसी को कहते हैं समंजन, है ना? तो कारण नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम हो जाती है तो क्या उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपको जरा दृष्टि दोष। क्या होती है? जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो करा डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। हिकेल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया, भी सही है। लैमार्क ने हस्तगत परंपरागत के आनुवंशिकता का, ये भी सही है। लेकिन ह्यूगो डी ब्रिज ने आनुवंशिकता का सिद्धांत नहीं दिया, ये गलत है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडले ने। किसने दिया था? मेंडले ने। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। कर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात वह क्या है? अम्लीय है। और अम्लीय स्वभाव की जो प्रकृति होती है, पदार्थ होती है, उसकी जो है कितनी होती है? उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होगा, तो अर्थात 6 होगा। क्योंकि 7 से सभी क्या है? ज़्यादा है। ये क्षारीय है तो अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय ही क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। अगला क्वेश्चन, दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से क्या होता है? तो क्या होगा? कम होता है ना? कम होता है। कर दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? तो कम होता है। अगला 16 नंबर नोमरिकल है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है 17 नंबर, करा एस जैसे नोड साइनो ऑरिकल नोड है, तो क्या है? साइनो ऑरिकल नोड क्या है? तो क्या है? तंत्रिका का उत्तक है। क्या है? तंत्रिका उत्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कथन का असत्य है कौन है? कर इनमें से कौन असत्य है? तो कर आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जीनोटाइप कहलाता है, ये भी बिल्कुल क्या है? असत्य है। ये जीनोटाइप नहीं कहलाता है। मेंडल के आनुवांशिकी के पिता का, तो ये सही है। मेंडले ने अपनी सभी प्रयोगों में मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था, ये भी सही है। मेंडले के एक संकर क्रॉस में फोनोटाइप अनुपात 3:1 था, ये भी सही है। कितना था? तो 3:1 था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2, है ना? H2O नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? ये वो नहीं, H2 गैस देगा, है ना? कारण निम्न में से कौन सा तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस देगा? तो कौन सा देगा? तो मैग्नीशियम देगा, Mg देगा। कौन देगा? मैग्नीशियम। अगला, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनम विभव परमाणु संख्या के क्या होता है? तो 7-7 घटते हैं। क्या होता है? 7-7 घटते हैं। खरा आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनम विभव परमाणु संख्या के क्या होता है? तो 7-7 घटते हैं। अगला क्वेश्चन, करा 1 kg यूरेनियम के पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितनी मात्रा के दहन से प्राप्त किए ऊर्जा के बराबर होता है?
तो 1 केजी यूरेनियम की अगर बात किया जाए कि पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितनी मात्रा के बराबर होती है, तो ये होती है 25 लाख केजी के बराबर होती है ना। 25 लाख केजी के बराबर होती है। तो 25 लाख कहाँ है? यहाँ है। अगला क्वेश्चन, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों की बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए और सही व्यवस्था होगी। कारण लोटनी, स्थैतिक और सर्पी है ना। लोटनी मतलब जो लौटा के लेके गया कोई भी वस्तु को, स्थैतिक मतलब बल लगा रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, और सर्पी मतलब उसको जो है खिसका के ले गया। तो कह रहा है कि घर्षण के कारण बलों की बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही व्यवस्था क्या होगी। तो सही व्यवस्था अगर देखा जाए तो है ना, लोटनी का होगी सबसे ज़्यादा, फिर सर्पी होगी और स्थैतिक होगी। मतलब लोटनी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सर्पी होती है, फिर स्थैतिक होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, विद्युत धारा मतलब करंट को उत्पन्न करने के लिए युक्ति मतलब मशीन को क्या कहते हैं? तो कौन सा मशीन? तो डायनेमो है ना, जनरेट है ना। डायनेमो को क्या करते हैं जब वो है ना उसको क्या करते हैं, राउंड करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायनेमो का प्रयोग किया जाता है जब उसे जो है घुमाया जाता है तो उससे क्या निकलता है? विद्युत धारा निकलती है। तो डायनेमो हो जाएगा, जिसको जनरेटर भी कहते हैं। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। करा पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला समझते हैं आप लोग है ना, जो फूड चेन होता है, फूड चेन होता है। तो सबसे अगर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो जो घास फूस खाता है या घास पादप हो जाता है। द्वितीयक में अगर देखें तो शाकाहारी जो होता है, और तृतीयक में हो जाएगा मांसाहारी। तो करा कि पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसी होती है? एक दिशीय होती है, एक दिशीय। व्यावसायिक दृष्टि से शहद उत्पाद हेतु किस मधुमक्खी प्रजाति का प्रयोग में लाया जाता है? करा व्यावसायिक दृष्टि से मतलब कोई शहद को बेचता है, मध को बेचता है, तो करा किस मधुमक्खी प्रजाति का उपयोग में लाया जाता है जिसमें शहद की मात्रा ज्यादा होती होगी, तभी तो ये काम करता है। तो कौन सा रहता है? ये रहता है आपको एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा है ना जाति के जो मधुमक्खी रहते हैं उसको व्यावसायिक दृष्टि से शहद है ना उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? करें एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, तो बिल्कुल होता है। एक पार्सेक बराबर 3.084 गुने 1016 मीटर होता है, ये भी सही है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 1011 मीटर होता है, ये भी सही है। तो सभी सही सुमेलित है, सभी इसमें क्या है? सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी मशीन कौन सी हानिकारक गैस निकालती है? फोटोकॉपी मशीन देखते होंगे है ना, बाजार में जो कराते हैं तो उसमें गैस निकलता है, तो वही पूछ रहा है कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ओजोन O3, अमोनिया NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ना। तो कौन सी निकलती है? तो इसमें जो है निकलती है वो है ओजोन। कौन निकलती है? ओजोन गैस निकलती है फोटोस्टेट मशीन से। भारतीय मिसाइल और उनके मारक दूरी के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अग्नि 2 1000 किलोमीटर, अग्नि 2 1000 किलोमीटर, बाकी सब सही है। तो करा कि पृथ्वी 1 जो है 150 किलोमीटर तक, तो पृथ्वी 2 जो है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और अग्नि फर्स्ट की अगर बात करें 700 किलोमीटर है, और सेकेंड शायद 1200 है ना। तो ये सेकेंड जो है 1000 जो दिया है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, करें एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.7 × 2 मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी यदि ध्वनि का तरंग वेग 343.4 मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.02 × 10⁴ हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो आकर्षित पदार्थ है, तो क्या है? करें उपयुक्त में से सही है। करें जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, बिल्कुल सही है।
जैसे मनुष्य एक जीवित पदार्थ नहीं होगा, है ना, जीवित व्यक्ति है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पानी की मात्रा है, लगभग जो है 70% है। तो कह रहा जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अकार्बनिक में पूछे तो जल और कार्बनिक में पूछे तो प्रोटीन पाया जाता है, अर्थात दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, मंडलिक द्वारा उनकी आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों से घोषित 3 तत्व, एक बोरॉन, एक एल्युमिनियम और एक सिलिकॉन रूप में जाने जाते हैं। इन तत्वों का क्या नाम दिया गया जब इन्हें खोजा गया था? तो इनका नाम दिया गया था Sc, Ga और Ge, है ना, Sc, Ga और Ge। इसका रासायनिक नाम आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगा? F इंटू v हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, अगर किसी वस्तु की अगर जड़त्व की माप कैसी होती है, तो वो होती है वस्तु कहाँ स्थित है उस पर डिपेंड करता है, वस्तु कहाँ स्थित है उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे? तो कितना मोल होंगे? 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? परमाणु अणु के रूप में रहता है, तो कौन सा रहता है? ये रहता है आपको आर्गन। क्या रहता है? आर्गन। परमाणु अणु के रूप में कौन रहता है? तो आर्गन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो कौन बनाती है? CO2। कौन बनाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? अस्थायी कठोरता, है ना, किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम, सल्फर, MgSO4 के कारण। किसके कारण? MgSO4 के कारण। MgSO4, सॉरी, सही उत्तर का चुनिए। तो कह रहा किसके कारण होता है ना, तो किसके अगर कारण देखा जाए तो इसमें आपका हो जाएगा MgHCO3 का होल 2 और CaOHCO3 का होल 2, 1 और 2, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक द्रव है। क्रायोजेनिक द्रव है, क्या है? द्रव नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया, शुष्क बर्फ, द्रव SO2, क्या है? तो ये है आपको द्रव नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन है, द्रव नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, गेहूं के एक बोरे का भार 200 किलोग्राम है, इसे किस ऊंचाई तक उठाया जाए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा 98 जूल तक उठाए हो, है ना। तो ये न्यूमेरिकल है, आप लोग इनसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है, 1 नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो नैनोमीटर की अगर बात किया जाए तो 10⁻9 मीटर होता है, लेकिन यहाँ आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो 2 शून्य हट जाएगा, अर्थात बचेगा 10⁻7 सेंटीमीटर। 10⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगा? अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में मात्रों में एक समान है ना? तो ये क्वेश्चन तो बदनाम है, सभी को याद होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है ना। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, इसीलिए। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है?
वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है? तो किसके स्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के स्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। अगला क्वेश्चन, K4Fe में Fe की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 2। एक फायदम बराबर होता है, एक फायदम बराबर कितना होता है? एक फायदम बराबर कितना होता है? तो 1.80 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर एक फायदम बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विमान है ना? तो किसमें है? तांबा में। किसमें है? तांबा में। कौन सा धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक मतलब कॉमन है के रूप में विद्यमान है? तो तांबा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? रेसे कांच का, है ना? रेसा कांच का, है ना? और 50 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर हो जाएगा। ये नॉमिकल बेसिस है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।